students, this is Dipali Pandey and you're watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। जी हाँ, चल रहा है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे सर्किट के बारे में जो कि कहलाता है प्योर इंडक्टिव। मीन्स सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर जोड़ा गया है और हमें फाइंड आउट करना है कि सर्किट में जितना भी वोल्टेज और जो भी करंट है उसके फेज़ में क्या डिफरेंस है, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा। किस केस में बच्चों? केस क्या है? केस ये है कि जब सर्किट है प्योर इंडक्टिव। एक चीज़ और, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है एक ऐसे सर्किट के बारे में जो कि है प्योर रेजिस्टिव, और हमने उसमें ये भी फाइंड आउट किया था कि जब किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता है वोल्टेज और करंट के साथ। इसका मतलब ये है कि वो वोल्टेज को और करंट को सेम फेज में रखता है, सेम अमाउंट में वो अपने थ्रू जो है उन दोनों को पास होने देता है। तो आज हम जानेंगे कि इंडक्टर का क्या रोल है, इंडक्टर किस तरीके से रिएक्ट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बताता है कि कब मैं अपने चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए एंड इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। तो शुरू करते हैं एक ऐसा सर्किट जो कि है प्योर इंडक्टिव। अगर मैं एक इस तरीके की कॉइल लूँ बच्चों, ये कॉइल, और इस कॉइल को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ किससे, एक एसी सोर्स से, इस तरीके से, तो ये कहलाएगा एसी सर्किट विथ इंडक्टर। तो इस कॉइल को हम क्या बोलेंगे? इंडक्टर, इंडक्टिंग कॉइल। ये कॉइल क्या करती है, जब भी इसमें कोई भी करंट पास होगी, ये जब एसी सोर्स इसमें करंट को सेंड करेगा तो ये कॉइल इस करंट के फ्लो होने का या आप कह सकते हो चेंज होने का करती है अपोज। जैसे अगर मैं एसी का ग्राफ बनाऊं अल्टरनेटिंग करंट का तो कुछ इस तरीके से चलती है। मींस वो अपनी एक साइकिल में अपनी वैल्यू को लगातार 2 बार क्या करती है, चेंज करती है। हाफ साइकिल में वो मैक्सिमम अप जाती है एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में वो मैक्सिमम डाउन जाती है। तो होता क्या है कि करंट जो है वो लगातार बढ़ रही है और घट रही है। तो इस सर्किट में जब हम एसी सोर्स की सप्लाई करेंगे, एसी सोर्स जब हम कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो ये जो कॉइल है ना, इसमें भी करंट जो है लगातार बढ़ेगी और घटेगी। अब ये कॉइल क्या करती है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये अल्टरनेटिंग करंट के बढ़ने का और उसके कम होने का अपोज करती है, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये सब हमने पढ़ा हुआ है हमारे लास्ट चैप्टर में जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ये कॉइल जो है इसमें जब ये करंट बढ़ेगी, जब ये अल्टरनेटिंग सोर्स जो है, मान लिया मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो है, उसकी जो वैल्यू है वो है E = E0 sin ωt। अब ये क्या करेगा, ये इसमें एक ईएमएफ क्रिएट करेगा। मान लिया वो ईएमएफ क्या है, E है। अब वो ईएमएफ जब इसमें करंट बढ़ेगी तो भाई उसके बढ़ने का क्या करेगा, अपोज करेगा। जब इसमें करंट घटेगी तो इसमें करंट के घटने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस कॉइल का होगा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। एक चीज़ और, हमने यहाँ पर ये माना है कि ये जो इंडक्टिंग कॉइल है इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मींस हमने इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान लिया है, ना के बराबर मान लिया। हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं, इसके इंडक्टेंस को, इसके इंडक्टेंस को। इतनी बात समझ में आई हो तो फटाफट से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब भी आप मुझे कमेंट करके अच्छी अच्छी बातें बोलते हो या फिर अच्छी बातें नहीं भी हैं तो कमियां भी बताते हो। आई लाइक इट।
बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, हाउ इट इज़, क्या ये अप्रोप्रिएट है, क्या आप मेरे टीचिंग को समझ रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो। अब हमने क्या किया, इस कॉइल को मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ बच्चों। मैंने माना कि भाई सेम कॉइल है, सेम कॉइल को भाई क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बच्चों, तो हम दूसरा एग्जांपल भी लेकर चलते हैं। हमने मान लिया कि हमने एक डीसी सोर्स लगा दिया बच्चों। अब बताओ आप क्या सोचते हो कि अगर आपने इस कॉइल को किसी डीसी सोर्स से जोड़ा है तब क्या इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? देखो, एसी करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था बच्चों कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होता है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। ये जो ई होता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये जो एल होता है ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और ये जो डी आई है ये चेंज इन करंट है, और जो ये डी टी है ये क्या है, चेंज इन टाइम है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बच्चों है क्या कि भाई डी आई क्या है, चेंज इन करंट। अब देखो डायरेक्ट करंट के केस में जब हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया इस कॉइल को, तो भाई जो इसमें डीसी करंट फ्लो होगी तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होगा? भाई एसी करंट तो कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, पर डीसी करंट के मैग्नीट्यूड में क्या कोई चेंज होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। भाई डीसी करंट का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही नहीं, डीसी तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती ही नहीं है। अगर डीसी ने अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों डी आई की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन करंट की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन करंट तो होगा ही नहीं। और अगर चेंज इन करंट नहीं होगा तो इस केस में ये हो जाएगा ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि अगर आपके टीचर, अगर आपके एग्जामिनर, अगर आपके पेपर में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक ऐसा सर्किट बनाएं जो कि प्योर इंडक्टिव है, उसमें सिर्फ एक कॉइल कनेक्टेड है, और अगर हम उसको किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करें तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि भाई डीसी जो है वो लगातार सेम मैग्नीट्यूड से चलती है, वो अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलती, जिसके कारण चेंज इन करंट नहीं होता। चेंज इन करंट नहीं होता तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर है तो फटाफट से लाइक करो। ओके, नाउ ये हमें नहीं पढ़ना, हम इस सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है, और जो किससे कनेक्टेड है, एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। हमारा टॉपिक ये है। ओके, नाउ तो चलिए इसके लिए हम वोल्टेज और करंट में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कॉइल है इसमें जो हमारा सोर्स लगा हुआ है, जो हमने पोटेंशियल लगाया है, वो जो करंट को भेज रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसमें, E इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ। नाउ वी नो कि भाई जो हमने अप्लाइड जो हमारा ईएमएफ है और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है भाई वो क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। क्या ई की वैल्यू एल डी आई अपॉन डी टी होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है करंट की, जो कि हमें हेल्प कर सके कि हम करंट और वोल्टेज में कर सके कंपैरिजन कि भाई कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। तो उसके लिए हमें डी आई के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, ई को उधर ले जाइए, ई डी टी अपॉन एल हो गया। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई को, भाई ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, लिख दिया, डी टी अपॉन
एल। अब भाई इंटीग्रेशन कर दो फटाफट से, क्योंकि डी आई को चेंज करना है आई में, और डी आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, हमें चाहिए करंट, ठीक है। तो करंट के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, तो भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया ई नॉट अपॉन एल, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये बात समझ में आई ना, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ओमेगा मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगा डिवीज़न में। आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल हो गया ओमेगा एल। ये कॉस ओमेगा टी जो है ना, इसको भाई साइन में चेंज करना पड़ेगा, और उसका रीज़न ये है कि हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है वोल्टेज और करंट की इक्वेशन की। एंड वोल्टेज में आप देखो बच्चों साइन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो करंट की इक्वेशन भी हमें साइन के टर्म्स में ही चाहिए ताकि कंपैरिजन हो पाए। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो क्या हम इस कॉस थीटा को, थीटा क्या है यहाँ पर ओमेगा टी, तो कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। एक चीज़ और, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो भाई, ये माइनस साइन थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो क्या ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब एक चीज़ जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है वो ये है कि अगर हम करंट की इक्वेशन को देखें तो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो कंपैरिजन करो, ये जो आई नॉट है, ये जो आई नॉट है ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ई नॉट अपॉन आर के बराबर होगा भाई, पीक वैल्यू ऑफ करंट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ में कंपैरिजन करूँ तो ई नॉट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये जो रेजिस्टेंस है ना ये ओमेगा एल के बराबर है। अब एक चीज़ और बच्चों जो आप ध्यान रखोगे, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मुझे जो रेजिस्टेंस आर है वो किसके बराबर मिलता है, वो मिलता है ओमेगा एल के बराबर। बट फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस आर को ओमेगा एल के बराबर ना लिख करके एक कोई दूसरा लेटर देंगे और वो लेटर कहलाता है एक्स एल। तो एक्स एल जो है वो होगा क्या, रेजिस्टेंस, वो एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, वो रेजिस्टेंस है। और अगर हमने इन दोनों को कंपैरिजन किया तो हमें एक्स एल मिलता है ओमेगा एल के बराबर। और यहाँ पर एक्स एल को हम रेजिस्टेंस ना कह करके हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखूँ तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ होती है ओमेगा की वैल्यू, एल मैंने यहाँ से यहाँ पुट किया। अब देखो यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि एक्स एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। भाई 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है कॉइल का, तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर सर्किट एसी सर्किट है, अगर सर्किट एसी सर्किट है तो एक्स एल जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, एसी सर्किट में एसी करंट की फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी जल्दी जल्दी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। और अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी भी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो होगी, किसी भी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डीसी की, अगर हम डीसी सर्किट को जोड़ दें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि अगर डीसी सर्किट है तो उसके लिए भी एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। पर डीसी सर्किट की तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती ही नहीं है, मतलब डीसी सर्किट क्या करते हैं,
सेम मैग्नीट्यूड की करंट भेजता है, उसकी फ्रिक्वेंसी तो चेंज हो ही नहीं रही है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है, तो भाई उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। ये बात समझ में आई? यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई भी कॉइल जो कि इंडक्टिव है तो वो कौन से टाइप के करंट को ईजिली अलाउ करेगी पास होने के लिए, वो पास होने के लिए अलाउ करेगी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट को। डीसी को वो ईजिली फ्लो होने देगी क्योंकि उसमें वो इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा ही नहीं रही है, वो ज़ीरो है, रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो क्रिएट हो रहा है। किसके लिए? डीसी के लिए। बट एसी के लिए वो उसको ईजिली फ्लो नहीं होने देगी क्योंकि उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सेल और एफ में कोई ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो हमें ग्राफ मिलते हैं वो हमें कुछ इस तरीके मिलते हैं। ये मैं फ्रिक्वेंसी कर दिया, ये एक्सेल कर दिया, तो ये वाला जो ग्राफ है वो इन दोनों के रिलेशन को दिखाई। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब लास्ट चीज़ जो कि हमने इतना कंप्लीट करने के बाद लास्ट जो कि वीडियो का पर्पज़ है, हमारे टॉपिक का पर्पज़ है, वो ये है कि हमें करंट में और वोल्टेज में करना है कंपैरिजन। हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, हमें फेज़र डायग्राम भी ड्रॉ करना है, दोनों के लिए। अगर मैं यहाँ पर करंट की और वोल्टेज की इक्वेशंस को साथ साथ लिखूँ तो वोल्टेज की इक्वेशन मुझे मिली थी E = E0 sin ओमेगा टी। मुझे करंट की इक्वेशन मिली है I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो पीक वैल्यू छोड़ दो, हम बात करते हैं उनके फेज़ की। अगर वोल्टेज ओमेगा टी पे चल रही है फेज़ पे, तो करंट जो है वो π/2 के बाद जो है सेम फेज़ पे पहुंचेगी। मतलब करंट में और वोल्टेज में एक फेज़ डिफरेंस है। वो फेज़ डिफरेंस कितने का है? वो π/2 का है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वोल्टेज कर रही है लीड और ये कर रही है लैग। तो वोल्टेज लीडिंग, करंट इज लैगिंग। तो करंट कितना लैग कर रही है? π/2। करंट लैग कर रही है π/2। समझ गए ना? दोनों सेम रास्ते पे चल रहे हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है, फ्रिक्वेंसी दोनों में सेम है। बट अंतर क्या है? अंतर ये है कि करंट फॉलो कर रही है वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज की फॉलोअर है करंट। जहाँ जहाँ वोल्टेज जाएगी वहाँ वहाँ करंट भी जाएगी। बट पहले कौन पहुँचेगा? पहले पहुँचेगी वोल्टेज। करंट कितनी देर में पहुँचेगी? π/2 डिग्री वो लेट पहुँचेगी। बट दे बोथ विल फॉलो द सेम पाथ। तो किस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से। हमने मान लिया वोल्टेज का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये इसकी वोल्टेज की हो गई पीक वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको दिखा दिया E0 sin ओमेगा टी। ये भाई इसकी पीक वैल्यू हो गई। अब यहाँ से 0 शुरू होता है, ये 2π होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। आप सारा याद करो ये। अब π/2 वो लेट शुरू कर रही है, लेट शुरू कर रही है, तो भाई हमने उसका ग्राफ जो है वो भी लेट शुरू किया। किसका? करंट का। फाइन। तो भाई कुछ इस तरीके से मिला दो। तो ये वाला जो हमें मिल गया, ये मिल गया sin ओमेगा टी माइनस π/2, और ये हो गया हमारे करंट का मैग्नीट्यूड। इतना समझ में आया? इजी है ना? देखो, बस डरना नहीं है, काम को करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और समझते समझते ही कमेंट भी कर देना है वीडियो पे कि मैम मुझे ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है, इस तरीके से ग्राफ बनाएं। अगर आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो वीडियो पर। आप वीडियो देख रहे हो और कमेंट अगर करके बताओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे भी पता चलेगा कि हाउ एम आई डूइंग। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कमेंट, टू लाइक। ओके, नेक्स्ट इज हम ड्रॉ करेंगे फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। फेज़र डायग्राम में हम क्या करते हैं?
वेक्टर्स की फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। करंट का और वोल्टेज का हमें वेक्टर की फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ करना है एंड वी हैव टू शो देयर फेस डिफरेंस ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया ओमेगा टी एंगल, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो इफ़ वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम फेजर डायग्राम में हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तब तो हम एंगल्स लेंगे पॉजिटिव, बट अगर हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो हम एंगल्स को लेंगे नेगेटिव। तो ये मैंने ड्रॉ किया है वेक्टर, सपोज करो मैंने ये ड्रॉ किया ई के लिए, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ई नॉट का। और ये वाला जो फेजर डायग्राम होता है, जो वेक्टर होता है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई ये ओमेगा टी है तो ये कितना होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप करंट की इक्वेशन देखो, उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, तो ओमेगा 2 में से पाई बाई 2 हमें पीछे जाना है, तो भाई हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो एंगल हो गया ये माइनस में पाई बाई 2 आ गया, ये पाई बाई 2 है पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना बचा बच्चों, क्या ये बचा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2? यस और नो, है ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है करंट की। नाउ वी हैव टू प्रूव, सॉरी ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ पाई बाई 2 यहाँ पर बड़ा है बच्चों, ठीक है, पाई बाई 2 बड़ा है, ओमेगा टी छोटा है, तो पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बट हमारी इक्वेशन में तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आनी चाहिए करंट की वैल्यू। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये एंगल लिया है डाउन साइड में, मैंने ये एंगल नापा है क्लॉकवाइज। बट व्हाट अबाउट अगर मैं इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज कर दूँ, मतलब मैं अगर इस एंगल को कुछ इस तरीके से नापूं तो क्या ये एंगल माइनस में हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना? अच्छा, ये माइनस का पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी, माइनस का पाई बाई 2 और ये प्लस का हो जाएगा ओमेगा टी और माइनस का पाई बाई 2। तो ये हमारा ये एंगल आ गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये एंगल हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया है एंटी क्लॉकवाइज, ये आई नॉट है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो फेजर डायग्राम सही है, इसको प्रूफ करने के लिए हम उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हम फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो रोटेटरी वेक्टर्स हैं, इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो वही इक्वेशन को दिखाए जिस इक्वेशन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया, हमने ग्राफिकली भी ड्रॉ किया, हमने सीख लिया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। किसी भी कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, अगर वो एसी सर्किट है तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी करंट की, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उतनी ही कम उसमें करंट फ्लो होगी। ओमेगा एल हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस पे, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि अगर सर्किट प्योर इंडक्टिव है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई बच्चों फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन करना। कहीं भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वी आर अ फैमिली, और मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि वी आर अ फैमिली एंड हमें एक दूसरे के लिए कंसर्न होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाएंगे तब हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग्स में अच्छा माहौल क्रिएट होगा एंड पॉजिटिविटी आएगी। सो इस पॉजिटिविटी को बरकरार करने के लिए अगेन आई विल से टू यू, प्लीज़ शेयर द वीडियोस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम कोई एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।